कराची के कुछ और पढ़े लिखे नौजवान दाइश ने सोशल मीडिया के जरिए भर्ती कर लिए। आपको सुनवाएंगे इन नौजवानों की कहानी, उनकी अपनी जबानी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी मुझसे भत्ता मांग रहे हैं, गवर्नर सिंह के भाई का इल्जाम। माजरा क्या है, पूछेंगे गवर्नर सिंह के भाई आमिरुल इबाद और रऊफ सिद्दीकी से। एन 154 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दलाइल देने से भागी है या नून लीग इलेक्शन लड़ने से? करप्शन के इल्जाम में निकाली गई कौमी वतन पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में दोबारा शामिल कर लिया गया। इमरान खान ने अपने सबसे बड़े सियासी नारे पर भी यू टर्न ले लिया। नेपरा रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की संगीन बदइंतजामी का इंकिशाफ। वजारत पानी और बिजली ने 70% सारिफीन की जेबों पर डाका डाल दिया। और कुंदूज से तालिबान का फैसला खत्म करवाने के लिए इत्तेहादी अफवाज की भरपूर कोशिशें। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सबसे बड़ी पसपाई। अफगान और नेटो फोर्सेस के लिए खतरे की घंटी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अहम और चौंका देने वाली खबर से। खतरनाक आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश मगरबी ममालिक से नौजवानों को अपने नजरिए से मुतासिर करके अपनी तंजीम में तो शामिल करती ही रही है और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें आती रही हैं, नौजवानों की बाकायदा तौर पर दास्तान आती रही है। लेकिन अब यह सिलसिला पाकिस्तानी नौजवानों तक भी पहुंच चुका है। हम अपने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में पढ़े लिखे और खुशहाल घरानों के नौजवानों की इंतहा पसंदी की राह पर चलकर दहशतगर्द बनने की दास्तान बार बार बताते रहे हैं, इस हवाले से बात करते रहे हैं। लेकिन आज हम आपको दो ऐसे नौजवानों का एतराफी बयान सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने खुद एतराफ किया है, खुद बात कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि हुआ क्या, कैसे वो भर्ती हुए, कैसे दाइश में शामिल होने जा रहे थे और शामिल होने के लिए पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से शाम जाते हुए और पहले ही ईरान में गिरफ्तार कर लिए गए। हैरत अंगेज बात यह है और बहुत हैरत अंगेज बात यह है कि इन दोनों मुल्जिमान से जब बात की गई और हमारे नुमाइंदे ने बात की तो इन दोनों ने अंग्रेजी में बात की। नुमाइंदा खुसूसी तला हाशमी ने इन दोनों नौजवानों से बात की, इनसे मकासिद पूछे, कैसे जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, अब क्या सोचते हैं, दाइश के बारे में उनका क्या विजन है, क्या समझते हैं, इन सब बातों के बारे में वो क्या कह रहे हैं। पहले एक नौजवान जिसका नाम बिलाल है वो क्या कह रहा है, तलाशमी से क्या गुफ्तगू कर रहा है, जरा सुनिए। No one forced me. No one forced me. It was my own, what do you call it, error in judgment. किसी दबाव से नहीं गया, मेरी अपनी गलती थी। अबू खालिद से एक मोबाइल एप्लीकेशन श्योर स्पॉट के जरिए राब्ता हुआ। I got connected with him on an app called SureSpot. And I got the information on Twitter. मुझे ट्विटर से इसके बारे में पता चला और मैंने ट्विटर से इसके बारे में मालूमात हासिल की। श्योर स्पॉट पर इससे बात होती थी। There was the information was there to get to connect, to talk to him about some reason. If you want to talk to him for some reason, you can talk to him on this app called SureSpot. मैं अपनी पिछली जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे घर वाले परेशान होंगे, मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं जितनी घर वालों की है। You know what I went through, that comes after what my family went through. That's secondary, you know what I went through. The main thing is my family. आपने सुना नौजवान क्या कह रहा है, किस तरीके से गया, किसी ने फोर्स नहीं किया, सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए किस तरीके से इस तक मालूमात पहुंची, किस तरीके से दाइश का लिटरेचर पहुंचा। इसी तरह का एक और नौजवान जैन भी है और ये जैन जो सऊदी अरब में पैदा हुआ, वहीं इब्तिदाई तालीम हासिल की, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ कराची शिफ्ट हो गया, यहाँ अच्छे तालीमी इदारों तक रसाई भी की और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंस्टीट्यूट तक भी पहुंचा। लेकिन बिलाखिर ये भी दाइश के झांसे में आ गया। जैन क्या कहता है, जरा सुनिए। I started following the people and through the news I got to know that the members of Islamic State are using Twitter. मुझे खबरों के जरिए दाइश का पता चला
और मुझे शाम में होने वाली लड़ाई का पता चला। मैंने शाम के बारे में जानना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि दाइश के लोग ट्विटर के जरिए लोगों से राब्ता कर रहे हैं। इसके बाद मैंने ट्विटर का अकाउंट बनाकर इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और कई लोगों के बारे में पता चला जो दाइश से ताल्लुक़ रखते हैं। Tweeting under the Islamic State thing that after that इसके बाद मेरा अबू खालिद से राब्ता हुआ। उसने कहा कि अगर शाम आना चाहते हो तो शोर स्पॉट के जरिए राब्ता करो। मैंने उससे बातचीत शुरू की। उसने कहा कि शाम आ जाओ, यहाँ नॉर्मल जिंदगी है। My name is username is that. So I downloaded the Sure Spot app and I started to talk about it. न खाना मिलता था न पानी, बस जिंदा रहने की जंग थी। अगर ये सब झेल लिया तो जिंदा रह सकते थे, अगर रास्ते में मौत आ जाए तो वहीं फेंक देते थे। मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। Not necessary you have to fight. You can come and live a normal life here. To sum it up in one single line is like been to hell and back. Like the journey was like hell. You got no water, you got nothing to eat. You're like survival of the fittest. If you can survive, you will survive. If you die on the way, they will throw you away. भेड़ चाल का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, अक्लमंदी से फैसले करने चाहिए। Try to live my normal life, the one I was living before. But I got followed with the movement of masses. So don't follow the flow. Use your brain, judge things, and make your decision wisely. There is no turning back, आपने सुना कि दोनों नौजवानों ने ये तस्लीम किया कि दहशतगर्द तंजीम दाइश से राब्ता करना और शाम जाने की कोशिश करना गलती थी और वो अपनी पुरानी ज़िंदगी की जानिब लौटने की ख्वाहिश रखते हैं। ये गिरफ्तार हो गए, इसलिए रिकवर हो गए, इसलिए आपने इनका इंटरव्यू देख लिया। चले जाते, पहुंच जाते, क्या होता, क्या मामला होता, मगर ये गिरफ्तार भला हुए कैसे हैं और गिरफ्तार होने के बाद ये सारा का सारा मामला कैसे खुला है, इस पर बात करते हैं। तलाश में हमारे साथ मौजूद हैं। तला, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने तफसीली काम किया इस रिपोर्ट पर, इनसे इंटरव्यूज भी किए। ये पकड़े कैसे गए, कैसे गिरफ्तार हुए? शाहजेब, ये दोनों नौजवान कराची से जो समुद्री और ज़मीनी रास्ता है इंसानी स्मगलिंग का, उसके थ्रू ये ईरान पहुंचे। ईरान पहुंचने के बाद ये ईरान का एक बॉर्डर एरिया है, बंदर अब्बास की जो पोर्ट है, वहां पर पहुंचे और वहां पर एक हफ्ते तक सेफ हाउस में रहे। उसके बाद ईरानी फोर्सेज ने इन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में कोयटा ये पहुंचे। वहां तक किसी को इल्म नहीं था कि ये कौन है, क्यों गए हैं, क्यों इन्हें डिपोर्ट किया गया। जब कोयटा से इनको 3,000 रुपये सिर्फ जुर्माना किया, जो कि वहाँ के मजिस्ट्रेट थे, ज़ाहिर उन्हें भी नहीं पता होगा। उसके बाद इनको ये कराची आ गए और कराची में रहने लगे। तो CTD के पास, जो इंसदादे दहशतगर्दी का महकमा है, उसके पास ये इतला थी कि ऐसे दो नौजवान जो कि दाइश में शमूलियत के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से एक जो जैन है, जैन घर से जाते हुए अपने वालिदैन के नाम ये ख़त छोड़कर गया था कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ से मैं आया था और अब मैं वहाँ से नहीं आऊँगा। जिसके बाद जब ये खबर खुली और फिर खलबली मची तो इन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए, इनके दीगर जो इनसे तफ्तीश थी वो हुई, और दोनों जो थे, दोनों को रिग्रेट था इस चीज़ का कि ये जो करने जा रहे थे, क्योंकि जो इंसानी स्मगलिंग का रूट है, इनका कहना यह था, मैंने इनसे तफसीली बातचीत की, इनका कहना यह था कि दिन भर में इन्हें एक खजूर और पानी की एक बोतल, वो भी अगर मिल जाती तो उन्हें खाने के लिए दिया जाता था। इन्होंने कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते का सफर किया, जिसमें जमीनी रास्ता भी था, जिसमें समुद्री रास्ता भी था, ये जंगलों में भी चले, और उसके बाद जब ये वापस आए तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। और जब मैंने इनसे बातचीत की, इनसे पूछा कि जो लास्ट मैंने क्वेश्चन किया था जैन से कि आप अपने इस एक्ट को, जो अमल आपने किया है, उसको आप कैसे देखते हैं, तो उसका ये कहना था कि मैं कंफ्यूज था, मैंने मासेस को फॉलो किया, एक फ्लो में गया और मैं उस जानिब चला गया। जो मेरी बात हुई बिलाल से, बिलाल एक पार्टी बॉय था, वो दुबई बेस्ड एक फैमिली का, एक बहुत वेल ऑफ फैमिली है, वो उससे ताल्लुक़ रखता था, वहाँ पर उनका बिजनेस है, कराची में बोर्ड बेसन में अपने फ्लैट में रहता था, यहाँ पे सारी चीज़ें करती है। ट्विटर के जरिए जो उनसे कनेक्ट हुए और फिर श्योर स्पॉट पर आए तो उन्होंने इनका माइंड मेकअप किया, इनको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई, इनको ऐसे झांसे दिए, इनको ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड का नज़ारा कराया उस पर कि ये जो दोनों नौजवान थे उस जानिब जाने के लिए चले गए। और फिर जब यहाँ पे गिरफ्तार हुए, इनसे मुख्तलिफ एजेंसी से भी इंटरव्यू किए, सारे लोगों ने इंटरव्यू किए, तो जो तहकीकाती काम है, जो तफ्तीशी काम है, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो नौजवान नस्ल है उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उनका ब्रॉटअप में जो उनकी काउंसलिंग है वो बहुत ज़रूरी है। वो घर में भी होगी, वो तालीमी इदारों में भी होगी, वो उनकी गैदरिंग में भी होगी, वो इतराफ़ में भी होगी, और ये इस पर
काबू सिर्फ इसी तरह पाया जा सकता है कि घर पे भी नजर रखी जाए, जो वालिदैन हैं वो भी नजर रखें, जो इलाके और महल्ले वाले हैं वो भी नजर रखें, जो तालीमी इदारों में असातिज़ा कराम है वो भी नजर रखें और पुलिस भी हरकत में आए। बहुत शुक्रिया। तलाश में हमें बता रहे थे किस तरीके से गिरफ्तार हुए, किस तरीके से ह्यूमन स्मगलिंग होती है और उस सारे प्रोसेस से ये गुजरे और फिर पकड़े गए, वापस पाकिस्तान आए हैं और क्या इनके ख्यालात हैं। काउंटर टेररिज्म विंग के सरबराह राजा उमर खत्ताब ने भी आवाम से अपील की है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। उन्होंने मजीद क्या कहा, जरा आप खुद सुनिए। जितने भी लोग दाइश के हवाले से लिटरेचर डाउनलोड करते हैं या लिटरेचर उसके बारे में बात करते हैं, दाइश के बारे में पिक्चर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो सारे सोशल मीडिया से देखते हैं। अब सोशल मीडिया ज़ाहिर है वो एक ऐसी चीज़ है जिसपे पूरी दुनिया इस वक्त अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं उसमें। हम ये तो नहीं कह सकते सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए, लेकिन ये है कि जो ख़ास तौर पे इसमें जो लड़के जा रहे हैं वो ज़्यादा एज के नहीं है, वो यंग जनरेशन है जो इसमें ज़्यादा उससे मुतासर हो रही है। तो उसमें सबसे ज़रूरी है माँ बाप वो देखें कि हमारे बच्चा जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ कर रहा है वो है किस किस्म की, क्या है वो बज़ाहिर वो सोशल मीडिया में जो कर रहा है वो जनरल चैटिंग कर रहा है या वो कोई किसी मखसूस मैटर में वो इन्वॉल्व हो गया है। वालिदैन को ज़रूरत है कि वो नज़र रखें अपने बच्चों पर, बाकायदा उन्हें नज़र रखने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, मगर वो देखें कि बच्चे किस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी दिलचस्प खबर है और हैरान कुन खबर है। कराची में वैसे तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हैरान कुन है, दिलचस्प है, अफसोसनाक भी बहुत ज़्यादा होता है। और अब खबर यह है कि गवर्नर सिंध इशरत लिबास साहब के भाई आमिर लिबास कहते हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, और धमकियां मिल रही हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा रऊफ सिद्दीकी साहब की तरफ से। और वो ये कहते हैं कि उनके पैसे निकलते हैं। उन्होंने साथ काम किया। रऊफ सिद्दीकी साहब जब मिनिस्टर थे तो मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि उन्हें सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए, सोलर एनर्जी लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे और उसके पैसे निकलते हैं जो हुकूमत से तो ले लिए गए मगर उन तक नहीं पहुंचाए गए। और जब वो ये पैसे मांगने गए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं से भी उनकी बात हुई, तो उन्हें अब धमकियां आ रही हैं, अननोन नंबर से उन्हें धमकियां आ रही हैं और मुसलसल धमकियों का सिलसिला लगा हुआ है। और उन्होंने पुलिस से भी इस हवाले से रब्ता किया है। गवर्नर सिंध के भाई आमिर लिबास को धमकियां आ रही हैं और उस पार्टी से आ रही हैं जिससे ताल्लुक गवर्नर सिंह साहब का है। हालिया दिनों में बहरहाल उन्हें डिसोन किया जा चुका है पार्टी की तरफ से, मगर बहरहाल एक करीबी ताल्लुक रहा है। 3 साल से वो कहते हैं कि ये मामला चल रहा है। असल मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। आमिर लिबास साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जरा बताइएगा, आपको धमकी किसने दी, किस कॉन्टेक्स्ट में दी, क्या कहा गया, मामला क्या है? मैंने तकरीबन कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे रऊफ सिद्दीकी साहब के कहने के ऊपर। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी सोलर एनर्जी की, जो मेरा प्रोफेशन है कि मैं सोलर लाइट्स की इंस्टॉलेशन थी नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के अंदर और अफजल अल्ताफ़ फ्लाईओवर के ऊपर। उसमें कुछ पैसों का तनाज़ा हो गया था जो अभी भी चल रहा है, और मैं वो पैसों के लिए मैं इनको पिछले 3 साल से इनके पीछे भाग रहा हूँ, इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपनी पेमेंट के सिलसिले में। मुझे कोई रिस्पांस प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, कोई बात नहीं की जा रही, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बड़ा हार्श मेरे साथ रवैया रखा जा रहा है। और मुझे मेरे इर्द गिर्द इस तरीक़े का इन्वायरमेंट होता है, मुझे फ़ोन पे डम्प्स कॉल या मैसेजेस होते हैं कराए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से कि मैं खामोश हो जाऊँ और अपने जो ये पेमेंट है इसको मैं छोड़ दूँ, किसी से जिक्र नहीं करूँ, बात को ख़त्म कर दूँ, वरना कराची में कत्ल आम या किसी को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक सूरत हाल है जो मेरे लिए बड़ी परेशान कुन थी। और ठीक है, मैं यंगर ब्रदर ऑफ गवर्नर सिंध, बट इवन देन आई एम अ कॉमन मैन इन पाकिस्तान। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस वक्त बड़ी ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है, और मैं इसीलिए पुलिस के पास गया हूँ मदद के लिए। DIG वेस्ट को हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए उस मामले को। नहीं, मगर मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने आखिर में धमकी वाली बात की और कत्ल की धमकी वाली बात की, किस शख्सियत की तरफ से आपको ये कहा गया ये जुमला? देखिए, हम रऊफ सिद्दीकी साहब जो हैं इस मामले में बड़े प्रोमिनेंट रहे हैं, और उन्होंने यही कहा कि बस अब ये मामला ख़त्म होना चाहिए, आइंदा कहीं से कहीं किसी जगह से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मुझे ख़बर नहीं होनी चाहिए कि तुमने कहीं बैठ के भी ये बात की है, वरना जो है कुछ भी हो सकता है। ये बात रऊफ सिद्दीकी साहब ने कही। फिर उनके जो कंपनी है फ्रेंड्स,
उनके एक पार्टनर हैं रज़ा साहब, वो ये बात बारहा कह चुके हैं कि भाई जो पैसे हैं वो तो लंदन चले गए कमीशन या भत्ते की सूरत में, तो अब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कराची में जो है कुछ भी हो सकता है, तो आप खामोश हो जाओ। मुझे साथ ये बताइए, 3 साल से आपने कहा था ये मामला चल रहा है, आजकल नहीं है, आपके भाई इशरत लिबास साहब जो गवर्नर हैं उनके अच्छे ताल्लुकात, मगर माजी में तो बड़े जबरदस्त ताल्लुकात रहे हैं, बड़े पावरफुल गवर्नर थे, अल्ताफ भाई के बड़े पसंदीदा थे अल्ताफ हुसैन साहब के। 3 साल में ये सब आपके साथ होता रहा और गवर्नर साहब ने कोई किरदार अदा नहीं किया, आप कह रहे हैं? ये देखिए कि यही एक बड़ी अजीब बात होती है, मैं भी इस पे हैरान हूँ कि जब मेरे साथ ये हो सकता है तो आम पब्लिक के साथ क्या हो रहा होगा। और कुछ लोग इस सियासी जमात का फ़ायदा उठा के लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, जिसका मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हालात हो रहे हैं इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़, इसकी वजह यही है कि लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को तंग किया जाता है, लोगों की आवाज़, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि आपके साथ हो रहा है तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा, सवाल ये है कि आपके भाई इशरत लिबास साहब बड़े पावरफुल थे, 3 साल पहले आप कह रहे 3 साल से आपके पैसे फंसे हुए हैं, आपको धमकियां मिल रही हैं, वो कोई किरदार अदा नहीं कर रहे थे, आपने उनसे नहीं कहा कि कोई किरदार अदा, सवाल ये है। एज ए गवर्नर मैं उनसे रिक्वेस्ट मैंने ज़रूर की है कि इस मामले को सॉर्ट आउट कराइए, दो आई एम योर फैमिली मेम्बर, और इस मैटर को सॉर्ट आउट कराइए। उन्होंने कई जगह, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उन्होंने बात भी की है कई दफ़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ सियासी मामलात ऐसे थे या इंतज़ामी मामलात ऐसे थे कि उनको जो है ज़्यादा फिर जो है इस मामले से दूरी रखा गया, उनको नहीं बोलने दिया गया इस मामले। नहीं, मगर मुझे ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मिले? आप तो कैनेडियन शहरी हैं, वहाँ बिजनेस करते थे, पाकिस्तान आते हैं, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, अफजल अल्ताफ ब्रिज, फ्लाईओवर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वजीर, उनसे आपको प्रोजेक्ट मिले हों, ये इन्फ्लुएंस, ये असर नहीं इस्तेमाल हुआ आपके भाई का असर इस्तेमाल करते हुए आपको ये प्रोजेक्ट मिले होंगे, ऐसे मिल गए आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स? सर देखिए, बात यह है कि अगर ये साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ये इतना बड़ा साइज नहीं है, मुझसे बड़े बड़े साइज के कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को मिले हैं जो गवर्नर के भाई नहीं हैं। मगर चले मुझे ये बताइए कि आपने सिर्फ और सिर्फ रऊफ सिद्दीकी साहब से आपका राब्ता है, और हम रऊफ सिद्दीकी साहब का वर्जन भी ज़ाहिर है मालूम करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, आपने डायरेक्ट उनको अक्यूज़ किया इस सारे के सारे मामले में, या आपकी पार्टी की और लीडरशिप से भी बात हुई है, औरों से भी आपने ये शिकायत की है कि मेरा ये मामला है और उन्होंने अग्री किया हो आपसे कि हाँ जी आपका मामला दुरुस्त है और आपको आपके पैसे मिलने चाहिए और आपको धमकियाँ नहीं मिलनी चाहिए? नहीं जनाब, मैं पिछले 3 साल से बारहा मैंने लंदन फैक्स किए हैं। मेरी एक दफ़ा बात हुई है नदीम नुसरत साहब से और उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि ये मामला सॉर्ट आउट होगा। उसके बाद पाकिस्तान में फारूक सत्तार साहब ने इस मामले को देखा, रशीद गोडियल साहब ने देखा और मुझे यकीन दहानी कराई कि नहीं जी आपकी पेमेंट होगी, आपके पैसे निकलते हैं। लेकिन उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है। अब मुझे नहीं पता कि विद इन पार्टी रऊफ सिद्दीकी साहब की क्या पोजीशन है, कितने बड़े आदमी हैं वो, कि एमकेएम जो है, यानी कि फारूक सत्तार मुझे कहते हैं कि आपका मसला हल हो रहा है, नदीम नुसरत मुझे कहते हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं होता। तो और ये बात जो है मैंने बारहा कोशिश की कि मैं अल्ताफ़ भाई तक बात ये पहुंचाऊं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब तक ये बात नहीं पहुंचने दी गई, या अगर से जाती है तो उसको रोक दिया जाता है। और रऊफ सिद्दीकी साहब यहाँ पे एक बहुत बड़ी पोजीशन मेरा ख्याल है एमकेएम में होल्ड करते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों उन्होंने उनको कहा कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज हैं, तो एक अजीब व गरीब बात है, एक कन्फ्यूजन का शिकार है एमकेएम खुद भी इनके मामले में। और मैं नहीं समझता कि ये, मैं हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया। रऊफ सिद्दीकी साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी कह चुके हैं, इसके अलावा डॉक्टर नुसरत भी कह चुके हैं, मगर मामला हल नहीं होता। रऊफ सिद्दीकी साहब का वर्जन मालूम करना बहरहाल ज़रूरी है। गवर्नर सिंध के भाई ये सारे के सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, धमकियों की बात कर रहे हैं, और हमारे साथ रऊफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा। रऊफ सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। आपने सुना ही होगा वो क्या कह रहे थे, धमकियों की बातें, ये सारा का सारा मामला। हमें तो ये पता चला था कि आप पार्टी में बिल्कुल एक्टिव नहीं है, और जिस किस्म का नोटिफिकेशन आपके हवाले से आया वो कह रहे फारूक सत्तार साहब की भी आपके आगे नहीं चलती, क्या मामला है? देखिए खानज़ादा साहब, एक अहम बात यह है कि ये सारी गुफ्तगू सुन के मुझे अफसोस नहीं हुआ है, मुझे शदीद दुख हुआ है। और इसको अगर मैं इस तरह कहूँ कि सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो,
और सारे इल्ज़ामात का जवाब उन्होंने एक सांस में खुद ही दे दिया इसके अंदर कि नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में जो सोलर के बल्ब लगाने थे उसका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ के चांसलर ने दिया, मेरे इल्म में भी नहीं था। और अगर मुझे इल्म में आता कि इस प्रोजेक्ट को ये कर रहे हैं तो मैं उसी वक्त स्टॉप करता। इसके अंदर बड़े लुकोनास हैं, 80 के करीब इन्होंने, और ये बताकर कि जो चांसलर को बताया कि इसके पोल आएंगे कनाडा से, इसकी लाइट्स आएंगी इंग्लैंड से, और पता नहीं क्या क्या, वल्लाह आलम। बाद में पता चला कि अजीज़ाबाद के बॉम्बे लाइट वालों से ये पोल ला के इन्होंने वहाँ पे लगाए और पोल उठा के ले गए। जब मेरे इल्म में ये सारी बातें आई तो, और इन्होंने ख़त लिखा लंदन, तो वहाँ से मेरे पास कॉल आई। मैंने कहा भाई देखिए बात यह है कि ये मैं साइनिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, ये चांसलर के अख्तियार में, और वहाँ पर 1 घंटे के लिए भी लाइट नहीं जली है। और इसके ऊपर फिर एक कमेटी बनाई गई जिसमें फारूक सत्तार, रशीद गोडियल और डॉक्टर अरशद वोरा, इन तीनों ने इनके साथ विजिट किया। और उसके बाद वो लोग, मैंने कहा कि भाई आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ कि ये हुआ क्या है, क्योंकि कंसल्टेंट ने मुसलसल लेटरबाजी शुरू कर दी थी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि ये कहते हैं कि वो जो कमेटी थी उसने इनके हक में फैसला दिया था कि हाँ जी आपके पैसे बनते हैं और आपको मिलने चाहिए, मगर आपने वो पैसे रुकवा दिए, पहली बात। दूसरा, वो आपने कहा कि हजरत अली का कॉल आपने कहा कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। जब आपको इसका कुछ का पता नहीं था और आप जानते नहीं इस मामले को, तो फिर एहसान आपने ऐसा क्या किया था जो आपने हजरत अली का ये कॉल सुना? ये सिर्फ इस वजह से कि ये डॉक्टर इशरत अली बात खान के भाई थे, और हुआ ये था कि खैर ये सिर्फ इसी सूरत हाल का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि पूरी मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा रुस्वा हैं। इन्होंने जिस किस्म की चीज़ें की, और जो मेरे पास ये चीज़ें आती गई, तो मैंने एक दिन इशरत अली बात खान से कहा कि मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ये देखो आपका भाई है और ऐसी इत्तलात आ रही है, इसके ऊपर देखें ये आपकी बदनामी का सबब बना है। तो वो खुद बेजार थे काफ़ी, और वो खुद इनसे बात नहीं करते थे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? वो कह रहे हैं मुझे धमकियां आ रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि मामला ही नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं आपने इनको एहसान कोई किया था जिसका शर आपको भुगतना पड़ रहा है। फिर असल मामला क्या है, सॉल्यूशन क्या है? नहीं, एहसान इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि इशरत अली बात को जब इन्होंने कहा, इन्होंने तो अपने भाई को नहीं छोड़ा, उनको एक SMS भेज दिया कि तुम गवर्नर हो और सब कुछ है और मेरे साथ मुझे प्रोजेक्ट दो, और ये इस किस्म की बातें थी। वो लंबा SMS है और मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे वो SMS फॉरवर्ड किया और कहा कि इसको देखो यार ये समझाओ। मैंने उनको भी समझाया कि यार भाई है जैसा भी है इसको समझाओ, इसको करो। मैंने इसको बुला के समझाया, मैंने कहा यार ये तुम क्या हराम मौत की बात कर रहे हो, तुम्हें मालूम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रोजेक्ट कैसे मिले हैं? अगर ये दुरुस्त आदमी नहीं, ये प्रोजेक्ट कैसे मिले जिसका ये की पेमेंट क्लेम कर रहे हैं? अफजल अल्ताफ फ्लाईओवर है, ये तो जाहिर एक्सक्लूसिवली आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं और आपके मंजूरी के बगैर ये हो नहीं सकते थे। नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, ये फिर प्रोजेक्ट कैसे मिले इनको? नहीं, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी जो थी उसके चांसलर थे तारिक मीर, इससे उन्होंने मुलाकात करके ये प्रोजेक्ट लिया था। एक बात मुझे तो बाद में जब मैं विजिट पे गया कंस्ट्रक्शन पे, तो वहाँ मुझे जब मैंने सूरत हाल देखी तो मुझे पता चला मैं गाय बगाए जाता था। एक ये प्रोजेक्ट तो इस तरह मिला, ये प्रोजेक्ट देने में मेरा कोई मामला नहीं था, लेकिन जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो मेरे सामने चीज़ आई। अफजा अल्ताफ फ्लाईओवर के ऊपर असल में हुआ ये फरमा रहे हैं कि मैं इनको बुलाता रहा, इनको पीछे पड़ता रहा। अरे 1000 कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं। वजह ये थी कि मैं शुरू दिन से हर TV इंटरव्यू में कह रहा था ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर मैंने बहुत काम कर रहा था, और मैं चाहता था कि तमाम साइट। मुझे ये बता दें, अब इसका हल आप पैसे देंगे, क्या होगा, मामला कैसे आगे बढ़ेगा? पैसे दिए जाएंगे, क्या फैसला क्या है आपका, आप क्या करेंगे? नहीं, पैसे देने की बात यह है कि ये काम तो करें। वहां पे 2 नंबर काम हुए सारे के सारे। बहुत शुक्रिया रऊफ सिद्दीकी साहब। हालत यह है कि बहुत शुक्रिया, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया गया। रऊफ सिद्दीकी साहब का जाहिर है लाजमी था कि हम मालूम करें वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये उन्होंने बताया। इशरत लिबास साहब अपने भाई के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी रऊफ सिद्दीकी साहब ने हमें बताया। और रऊफ सिद्दीकी साहब के बारे में आमिर लिबास जो कि इशरत लिबास साहब के भाई हैं, वो क्या सोचते हैं वो भी आपने सुना। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद जिक्र होगा 2 बातों का। एक है N154 लोधरा से मुतालिक और दूसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी वतन पार्टी से इत्तेहाद के मुतालिक। क्या एक बहुत बड़ा यूटर्न है इमरान खान साहब की तरफ से? जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, दोनों मामलों पर तफसील से बात करेंगे इसके बाद।
और अब बात मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दिन ब दिन जोर पकड़ते इंतखाबी मार्के की, लेकिन अब यह मार्का कौमी असम्बली के 2 हलकों की बजाय सिर्फ 1 हलके में होगा और 11 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हलका 154 जिसमें तहरीक इंसाफ पोल्स के मुताबिक ज्यादा मजबूत नजर आती थी, उस हलके में हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और हलके में होने वाला ज़मीनी इंतखाब का अमल रोक दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान के फैसले के बाद नाअहल होने वाले नून लीग के रुकन कौमी असम्बली सिद्दीक बलोच ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी तालीमी असनाद को जाली करार देकर उन्हें उम्र भर के लिए नाअहल करार दिया है, इसलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने आज सिद्दीक बलोच की दरख्वास्त पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया और अदालत उज़्मा के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि नून लीग अवाम की अदालत में जाने का ऐलान करके N154 से भाग गई है। और ये अहम बात है क्योंकि नून लीग ने बहरहाल कहा था कि अब जो फैसला है वो मैदान में होगा, अवाम की अदालत में होगा, हम अदालत में नहीं जाएंगे। उसके बावजूद नून लीग अदालत में गई और आज एक स्टे ऑर्डर लिया गया है। जब मैदान में जाना था तो स्टे ऑर्डर क्यों लिया? और आज जो एक अहम बात नून लीग की तरफ से की गई वो ये कि तहरीक इंसाफ के जो वकील थे, जहांगीर तरीन साहब के जो वकील थे, उन्होंने इस मामले को कंटेस्ट ही नहीं किया। क्या कह रहे थे परवेज रशीद साहब, जरा सुनिए। जहांगीर तरीन साहब ने जिनको ब्रीफ भी किया होगा और ब्रीफ केस भी दिया होगा, तो ब्रीफ रखने वाले और ब्रीफ केस रखने वाले जो थे उन्होंने अदालत के सामने दलाइल देने के बजाय अदालत से लंबी लंबी तारीखें मांगनी शुरू कर दी। जो अदालत में आज की प्रोसीडिंग्स की इतलात हैं उसके मुताबिक यही हुआ कि जज साहब की तरफ से कहा गया कि आप अपने अपने दलाइल दें। जहांगीर तरीन साहब के वकील की तरफ से कहा गया कि वो तैयार नहीं है। अगले हफ्ते की डेट की बात हुई, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद की डेट दे दीजिए, जिसके बाद स्टे ऑर्डर दे दिया गया और इन इलेक्शंस को, बाई इलेक्शंस को रोक दिया गया। दूसरी अहम बात है और जहांगीर तरीन साहब से इस हवाले से पूछेंगे, लेकिन दूसरा एक और अहम मामला ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौमी वतन पार्टी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, इत्तेहाद होगा। ये मुआहिदा हुआ आफ्ताब शेरपाव साहब के घर पर। परवेज खटक साहब, जहांगीर तरीन साहब दोनों मौजूद थे। खान साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जब इन दोनों जमातों का इत्तेहाद टूटा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी वतन पार्टी के वुज़रा पर शदीद इल्जामात लगाए गए, करप्शन के इल्जामात लगाए गए। ये भी कहा गया कि इनके खिलाफ करप्शन के जो इल्जामात हैं उन पर तहकीकात करेंगे और बाकायदा तौर पर सजा का अमल होगा, लेकिन ना तहकीकात हुई, ना मामला आगे बढ़ा और आज इत्तेहाद हो गया। खान साहब धरने के दौरान सिर्फ और सिर्फ उन वुज़रा पर नहीं जो कि जिन पर करप्शन का इल्जाम था, बल्कि खुद आफ्ताब शेरपाव साहब के बारे में क्या कहा करते थे, जरा सुनिए। एक और आफ्ताब खान शेरपाव, बड़ा गुस्सा, बड़ा, यानी जितना बड़ा 2 नंबर आदमी उतना बड़ा शोर। ये शेरपाव साहब के बारे में इमरान खान साहब की राय थी और आज उन्हीं के घर गए जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और फिर वहां जाकर ये मुआहिदा हुआ और उसमें आफ्ताब शेरपाव साहब खुद आए भी नहीं। जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद। तरीन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज के स्टे ऑर्डर की बात कर लेते हैं। परवेज रशीद साहब ने क्या कहा आपने सुना होगा। आप कहते हैं कि नून लीग अदालत के फैसले के स्टे ऑर्डर के पीछे छुपी है। नून लीग कहती है कि आपके वकील ने दलाइल ही नहीं दिए, दलाइल देते मामला तय पा जाता, आपका वकील तैयार नहीं था। शाहजेब, नंबर 1 बात, आज केस जो लगा था उसकी अपील जो इन्होंने की थी उसकी प्रेयर क्या थी? आपने तकलीफ की है पता करने के लिए? उसकी प्रेयर थी कि इलेक्शन को स्टे किया जाए, बस सिर्फ यही प्रेयर थी उसकी। बाकी उन्होंने अपनी नाअहली के खिलाफ की थी कि जी नाअहली मेरी गलत है। अब मुझे आप ये एक बात बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी अपील को सुनने के लिए हमारा वकील तैयार नहीं था, आज अपील की बात, आज अपील सुनने के लिए हेयरिंग नहीं थी, आज स्टे की हेयरिंग थी। एक दूसरी बात ये, मुझे आप ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें अपील कोई सुनते और वो कहते हैं खुदा ना खास्ता कोई मौजदा हो जाता है यहाँ पे और वो कहते हैं कि जी सिद्दीक बलोच जो है वो नाअहल नहीं है, तो फिर ये मुझे आप समझाएं कि 11 तारीख को इलेक्शन कैसे होती? फिर भी बेसिक बात यह है कि इन्होंने 26 अगस्त के वर्डिक्ट के बाद कहा था हम इलेक्शन अपील में नहीं जाएंगे, स्टे नहीं मांगेंगे और हम इलेक्शन मैदान में लड़ेंगे आके, और हमें कह रहे थे कि हम भाग जाएंगे। आखिर में आज क्या हुआ? आज ये खुद इलेक्शन से भागे हैं। ये सियासी
मैदान में अवाम के अदालत में भागे हैं और इन्होंने एक आके सुप्रीम कोर्ट साहब यहाँ तक दुरुस्त कह रहे हैं आपके, इन्होंने कहा था कि अब हम स्टे नहीं लेंगे, अवाम की अदालत में फैसला होगा, उसके बाद स्टे लिया गया। मगर मसला यह है कि आपके वकील को मौका दिया गया था, स्टे ना होता, आपके वकील उस वक्त अच्छा आर्ग्यू करते और अदालत की तरफ से स्टे ऑर्डर ना दिया जाता, फैसला आ जाता। अगले हफ्ते की तारीख का भी कहा गया, आपके वकील ने कहा नहीं, इलेक्शन के बाद की तारीख दें। आपके वकील लड़ते ना, आज अच्छा आर्ग्यू करते और उसके बाद ये फैसला ना आता। नहीं, बिल्कुल हमने स्टे को कंटेस्ट किया। आप फिर शाहजेब उसी बात पे जा रहे हैं जो नून लीग की स्पिन है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप ये ना करें। स्टे के लिए आज हियरिंग थी, हमारा मौका ये था कि इलेक्शन को होने दें, इस अपील का फैसला बाद में भी हो सकता है। जब फैसला अपील का बाद में हो जाएगा तो अगर इनके फेवर में गया खुदा ना खास्ता तो ये इलेक्शन कालादम हो जाएगा। तो सब मुझे फिर बताइए, अब लाए अमल क्या है आपका? आप जबरदस्त कैंपेन कर रहे थे, पोल्स आपको आगे भी दिखा रहे थे कि आपकी पोजीशन बहुत मजबूत है 122 के बरक्स। खान साहब ने जलसा अनाउंस किया है, 9 अक्टूबर को किया है, अब 4 को नहीं कर रहे, लाहौर में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में नहीं कर रहे, लोधरा में स्टे हो गया है। क्या लाए अमल क्या होगा अब आपका? देखें, अब स्टे कबूल और ना कबूल करने की बात तो कोई नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है जहाँ के हम जाके हम अपने इंसाफ मांग सकते हैं। हम इन्हीं से लेना पड़ेगा। अपील की हियरिंग होगी, उसके बाद जब भी ख़त्म हुई इंशाल्लाह ताला फिर बाई इलेक्शन होगी, फिर ये हमेशा के लिए नाअहल होगा परमानेंटली। अभी तो स्टे हुई है सिर्फ। जहाँ तक यानी 122 का है वहाँ पे भरपूर तरीके से हम इलेक्शन लड़ें और खान साहब वहाँ पे 4 तारीख को जलसा भी करेंगे, कैंपेन भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला 11 तारीख के बाद हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो हमारा कैंपेन है एहतजाज का वो हम जारी रखेंगे। मतलब मगर आप कह रहे हैं कि एन 122 में भरपूर कैंपेन भी करेंगे, हिस्सा भी लेंगे, तो फिर एन 122 का जो नतीजा आएगा वो कबूल भी करेंगे? देखें, अगर ये हमें पता लग जाएगा ना इलेक्शन के दिन, अगर ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कितना इलेक्शन के अमल में इंटरफेयर करते हैं, हमें ये पता लग जाएगा। इलेक्शन के दिन हमें पता लग जाएगा उस दिन क्या किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट की जाती है। क्योंकि बैठ के देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन को के टोटल कंट्रोल में रियाज कियानी साहब और उनके 3 मजीद 2013 वाले मेंबर बैठे हैं। 5 मेंबर कमीशन है, जब फैसला करते हैं मेजॉरिटी वोट से होता है। जस्टिस रजा साहब का 1 वोट है सिर्फ, ये वोट उनके कंट्रोल में है ये। और इनको 2013 के इलेक्शन में जुडिशल कमीशन ने नाअहल के करार दे दिया कि इन्होंने कम से कम इनकॉम्पिटेंस था। हम कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंस से बहुत ज्यादा था और ये मिले हुए थे। और तरी साहब, आप और आपका ये मौकफ है कि इन्होंने 2013 का इलेक्शन नून लीग को जिताया, ये और ये आज भी नून लीग को सपोर्ट करते हैं, ये आपका मौकफ है। तो अगर नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो फिर नून लीग क्यों स्टे ऑर्डर ले रही है? नून लीग को N154 में भी जिता देंगे, N122 में भी जिता देंगे, इतने इफ्स एंड बट्स हैं। आप N122 के बारे में पॉजिटिव भी हैं, N154 का कहते हैं कि नून लीग ने स्टे ले लिया क्योंकि उन्हें हार नजर आ रही थी। अगर इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ा है तो कैसी हार नजर आ रही थी? जितनी भी ये ड्रिगिंग करेंगे N154 में इतनी क्लियर बर्तरी हासिल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये जितनी भी गड़बड़ करते ना ये वहां कामयाब नहीं होंगे, नहीं हो सकते थे। इसलिए ये गए स्टे लेने। देखें, एक जगह स्टे लेने चले गए, दूसरी जगह स्टे नहीं ली, हालांकि इन्होंने कहा था हम किसी हल्के में स्टे नहीं लेंगे। तो कोई वजह थी जिस वजह से इनको फोर्स जिस वजह से ये फोर्स हुए कि ये 12 दिन जनरल इलेक्शन से पहले, सिर्फ 12 दिन 11 तारीख के इलेक्शन से पहले इन्होंने जाके भाग के स्टे लिया। कोई वजह तो थी ना शाहदेब, आप खुद सोचें। चले फिर ये वजह तो है ना कि N122 में नून लीग ज्यादा तगड़ी है, वहां जाके स्टे नहीं लिया। अगर आप कह रहे मैनेज ही नहीं कर सकते तो फिर N122 में नून लीग ज्यादा मजबूत है। जी, नून लीग बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी वहां पे, क्योंकि वहां पे याद रखें पहली इलेक्शन इमरान खान और अयाज सादिक के दरमियान में हुई थी। अब इमरान खान वो इलेक्शन नहीं लड़े क्योंकि वो ऑलरेडी MNA हैं। इनका ख्याल था कि ये आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे, मगर वहां पे हमारी रिपोर्ट ये है कि ग्राउंड के हालात अलीम खान साहब के कैंपेन के बाद काफ़ी तब्दीली आई है और अभी हम वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मुकाबले की पोजीशन में हैं। 11 दिन और हैं, 12 दिन और हैं। इंशाल्लाह ताला खान साहब की कैंपेनिंग के बाद वाज़े फ़र्क पड़ेगा। हमें तो फिक्र ये है कि जब 122 में वाज़े पोजीशन हो जाएगी हमारी बर्तरी की, कहीं वहाँ से नहीं ये लोग भागें, क्योंकि ये तो भागते हैं इलेक्शन से जहाँ इनको शोर शॉट विनर ना हो और जहाँ इनके अपने अंपायर ना हो। अच्छा तरी साहब, ये जो आज इत्तेहाद हुआ है इस पर भी बात करते हैं। खान साहब का तो नारा ही करप्शन के खिलाफ है, यहाँ तक कहते हैं कि जी हमने एक ऐसा एहतसाब कमीशन बनाया है, हमारा अपना वजीर अंदर है। आपका अपना वजीर तो अंदर है, मगर जिन पर करप्शन के इल्जाम लगाए थे उनके खिलाफ कार्रवाई के दावे किए थे, आज उनके घर जाकर इत्तेहाद किया है और जिनको फारिग किया था और करप्शन के इल्जाम लगा के फारिग किया था कोई कार्रवाई भी नहीं की।
देखें, हमारी एहतसाब कमीशन वजूद में आई है इस एपिसोड के बाद, कुछ महीने पहले आई है जब QWP से मिनिस्टर मौजूद नहीं थे। अब हमारे पास इतना एहतसाब का स्ट्रॉन्ग अमल है कि हमारे यहाँ कोई इस किस्म की गलत चीज़ नहीं हो सकती है। और अगर हमारा एक सियासी इत्तेहाद हुआ है, हमारी एहतसाब कमीशन फुली पावरफुल है। जैसे हमारे अपने मिनिस्टर को वो एहतसाब में शामिल कर सकती है, वो इनके मिनिस्टर को भी शामिल कर सकेगी। तो इस वक्त वहाँ पे कोई किसी किस्म की करप्शन, किसी किस्म की इस तरह की बेकायदगियों का कोई खान साहब बात करते हैं ना कि अगर किसी पे करप्शन का इल्जाम है, पहले अपना नाम साफ करे फिर हुकूमत में आए। मैं तो अपने वजीरों को भी, अगर किसी का भी आया तो पहले कहूंगा अपना नाम साफ करो। तो उनका नाम तो साफ हुआ नहीं, आपने तो पहले इत्तेहाद कर लिया। पहले सर कोई एहतसाब करते, नाम तो साफ कराते, ऐसे इत्तेहाद हो गया। जो दो मिनिस्टर जिनके ऊपर ये बात थी, ये शक व शुबे थे, वो दोनों मिनिस्टर शामिल नहीं होंगे इस काबीना में। बस फिर ये मैं खान साहब की तकरीर भी दिखा रहा था जो कंटेनर पे उन्होंने शेरपाव साहब के साथ की। तो इसका मतलब है खान साहब इत्तेहादियों के साथ भी वही करते हैं जो अपोजिशन की जमातों के साथ या दूसरे लोगों के साथ करते हैं कि इल्जामात लगा देते हैं, करप्शन और करप्ट कह देते हैं, बाद में सबूत कोई नहीं होता और फिर मामला आगे बढ़ता रहता है। आपने इत्तेहादियों के साथ भी ये किया, खूब इल्जामात लगा दिए, बाद में इत्तेहाद कर लिया, सबूत कोई नहीं है, कार्रवाई कोई नहीं हुई। नहीं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ केस है। देखें, या तो जहाँ पे एहतसाब का अमल सही ना हो, जहाँ पे वॉच डॉग सही ना हो, वहाँ पे तो आप जो मर्जी इस तरह की बातें कर लें। मगर हमने एक नया हमने एक ग्राउंड ब्रेक किया है कि हमने ऐसी एहतसाब कमीशन बनाई है जो टोटली इंडिपेंडेंट है, जो चीफ मिनिस्टर के और गवर्नमेंट के ताबे नहीं है। वो जिसको मर्जी जहाँ पे उनको रिपोर्ट मिलेगी वो उसको पकड़ सकते हैं। कोई उनके लिए नो गो एरिया नहीं है। वो हर किसी के खिलाफ बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उसका एहतसाब कर सकते हैं। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों चीज़ों पर बात कर रहे थे। कहते थे कि नून लीग कहती थी कि हम मैदान से नहीं भागेंगे, मैदान से भाग गई है, अदालत के फैसले के पीछे छुप गई है और कौमी वतन पार्टी के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। प्रोग्राम एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा कोई और नहीं, नेपरा की अपनी रिपोर्ट कहती है कि पानी और जो बिजली की वजारत है उसने अवाम के, आपके जेब पर डाका डाला। किस तरीके से डाला, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत के लिए तवानाई का बहरान टाइम बम बन गया है जो किसी भी वक्त धमाका कर सकता है। नदीपुर पावर प्रोजेक्ट पर उठने वाले एतराज़ात के बाद अब नेपरा की सालाना रिपोर्ट ने, खुद नेपरा की सालाना रिपोर्ट ने हुकूमत के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और ये भी बता दिया है कि अवाम के साथ क्या होता रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बार बार ये कहते रहे हैं कि उनके पास तजर्बाकार टीम है। इलेक्शन से पहले भी कहा, इलेक्शन के बाद भी कहते रहे। ये भी कहते रहे उनकी सबसे बड़ी तरजीह मुल्क का एनर्जी क्राइसिस है और इस टीम की कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने 5 अक्टूबर को रिपोर्ट भी तलब कर ली है। 5 अक्टूबर को जब वज़ीर आज़म के पास मुख्तलिफ वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट जाएगी तो इसमें वज़ारत पानी और बिजली और वज़ीर पानी और बिजली की कारकर्दगी की रिपोर्ट के हवाले से मियाँ साहब क्या करेंगे, एक बहुत इंतहाई अहम होगा कि ये बात देखी जाए। इससे पहले नेपरा की जारी होने वाली सालाना रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट लगती है। जो बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं उसका खुद आज वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ा है। और नेपरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत लाइन लॉसेस की मद में बिजली के नर्ख में 2% इजाफा कर रही है जिससे सार्फिन पर 21 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात जो इस रिपोर्ट में की गई है 2014-15 की इस रिपोर्ट के मुताबिक बिजली फराहम करने वाली बेशतर कंपनियों की जानिब से सार्फिन को फराहम किए जाने वाले 70%, जी हाँ 70% मीटर पुराने और फरसुदा हैं, जिसके नतीजे में बेशतर सार्फिन को जायद बिलिंग की जाती है और ये जायद बिलिंग सार्फिन पर बोझ बनती है और उन्हें देनी पड़ती है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी और निजी कंपनियों में से 7 के बारे में ये इंकिशाफ सामने आया है कि वो अपने सार्फिन से जायद बिल चार्ज कर रही हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। अवाम को ये बिल देना पड़ रहा है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक पहली फराहम करने वाली सरकारी और बिजली कंपनियां न सिर्फ बिजली की मुकर्ररा पैदावार में नाकाम रही हैं बल्कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मयार पर भी पूरा नहीं उतरती, जबकि सार्फिन को नामुनासिब और गलत बिल जारी कर रही हैं। और नेपरा ने अपनी सालाना रिपोर्ट में यह भी बताया है कि बिजली की तारें और खंभों की हालत इंतहाई अबतर है, जो कि न सिर्फ बिजली की फराहमी में मुदाखलत है बल्कि इससे जो बोझ है वो भी अवाम पर ज्यादा पड़ता है और लॉसेस ज्यादा होते हैं। खुद नून लीग की हुकूमत बार बार कहती थी
कि हम ना सिर्फ बिजली ज़्यादा पैदा करेंगे बल्कि बिजली की तरसील का निज़ाम भी बेहतर करेंगे। तो ये नेपरा की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि बिजली पैदा करने में भी मसाइल हैं, उसकी तरसील में भी मसाइल हैं, और तरसील होने के बाद सार्फिन के घर पे जो मीटर लगे हुए हैं उसमें भी इस तरीके के मसाइल हैं कि 70% जो सार्फिन है उनको इम्पैक्ट आ रहा है और उन्हें ज़्यादा बिल पे करना पड़ रहा है। वजारत पानी और बिजली के ज़राए के मुताबिक वो ये कहते हैं कि नेपरा की ये रिपोर्ट नामुकम्मल है और तर्जुमान वजारत पानी और बिजली का कहना है कि 96% मीटर्स का जायजा ही नहीं लिया गया। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट 3.7% सार्फिन के मीटर्स पर मुरतब की है क्योंकि 100% सार्फिन के मीटर्स का जायजा लेना मुमकिन नहीं था। बेहतर होता, वजारत पानी और बिजली के तर्जुमान कहते हैं कि बेहतर होता कि नेपरा बताती कि उनका सैंपल साइज क्या है। एक तरफ नेपरा की अपनी रिपोर्ट चार्जशीट लगती है, वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के खिलाफ लगती है, दूसरी तरफ वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री ये कह रही है कि नेपरा का अपना सैंपल साइज दुरुस्त नहीं है। बहरहाल मियां साहब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस बात को वो अपनी सबसे बड़ी तरजीह कहते थे, इस मामले को देखें, इस पर तवज्जो दें। आए दिन इस बातें आती हैं और हम वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के हवाले से, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, चाहे वो गडानी के पावर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो नंदीपुर के पावर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे ये मामला हो, मुसलसल आवाज़ उठाते रहें कि मियां साहब की तवज्जो की ज़रूरत है कि जिस बात को वो अपनी सबसे बड़ी तरजीह कहते हैं वो एक टाइम बॉम्ब बनती नजर आ रही है जो किसी भी वक्त फट सकता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खित्ते में जन्म लेने वाली एक नई तब्दीली की, और एक नई तब्दीली जो बड़ी खतरनाक मालूम होती है। अफगानिस्तान के शुमाल मशरकी शहर कंदूज पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और 2001 में तालिबान का तख्ता लुटने के बाद से अब तक अफगान हुकूमत की ये सबसे बड़ी नाकामी और तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी नजर आती है। कुद्दूस की सरकारी इमारतों पर तालिबान का कब्जा है और वो तालिबान का झंडा लहरा रहे हैं और इमारतों पर लहराया जा रहा है, जबकि अफगान फोर्सेस इलाके से फरार हो गई हैं। तालिबान का कब्जा छुड़ाने के लिए अमरीकी तैयारों ने कुंदूज में फजाई कार्रवाइयां शुरू की हैं, ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस पर के खित्ते पर क्या असरात होंगे बहुत ज़्यादा अहम है, हम इस पर नज़र भी रखेंगे, बात भी करेंगे। एक तरफ अब्दुल्ला जो चीफ एग्जीक्यूटिव है अफगानिस्तान के, वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देते हैं अफगानिस्तान में कार्रवाइयों का। अशरफ गनी तकरीर करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई नहीं है, एक ऐसा मुल्क है जिसको हम एक हमसाये के तौर पर देखते हैं और उससे ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं और सख्त बातें भी की। दूसरी तरफ ये हो रहा है और इत्तेहादी फोर्सेस के होते हुए ये सारा मामला हो रहा है। आज के प्रोग्राम में, कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, कल की खबरों के साथ, उन पर तफसीली तबसरों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।